हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन गजबिये। जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा, पिछले लेक्चरों में हमने एमपीपीएससी के जो यूनिट 6 है, एमपीपीएससी प्री 2021 के प्री के सिलेबस की छठी यूनिट हम देख रहे थे। उसमें आगे की जो यूनिट है, आगे का जो चैप्टर है संघीय कार्य प्रणाली। आइए देखते हैं संघीय कार्य प्रणाली कि किस प्रकार से भारत में संघीय कार्य प्रणाली कार्य करती है। हम उसका अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो ध्यान से देखिए, संघीय कार्य प्रणाली। भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इन द सेंस क्या कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका मतलब यह है कि भारत का प्रत्येक कार्य जो अन्य देशों के साथ किया जाता है या कोई ऐसा कार्य जो अति आवश्यक होता है, वह सभी कार्य राष्ट्रपति या कोई कानून वह राष्ट्रपति के नाम से ही निर्मित किए जाते हैं, या कोई संधि पे हस्ताक्षर करने की बात होती है तो वह राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। अंततोगत्वा कहा जा सकता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस कारण से भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली के 3 प्रमुख अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो एक्चुअल में बात यह है कि जो मंत्रिपरिषद होता है, जो कार्य प्रणाली का प्रमुख अंग होता है या कार्यपालिका का प्रमुख अंग होता है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र का एवं प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होती है। भारत की कार्यपालिका में के प्रमुख अंग के रूप में देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री जो होता है वह अपने मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य विधानों का क्रियान्वयन करवाता है। आगे देखते हैं कि किस प्रकार से यह जो बॉडी है यह कार्य करती है। जैसा कि हम देख रहे थे, संघीय कार्य प्रणाली में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ता है, वह है संसद। संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। वह अंग है एक तो राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। अभी हम तीनों के विषय में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वह संसदीय शासन प्रणाली में एक प्रमुख अंग होता है। जब कोई विधेयक इन दोनों सदनों में पास हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है, उसके पश्चात राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति से अनुमोदन मिलने के पश्चात ही वह विधेयक कानून बन जाता है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति, जो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इस पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है राष्ट्रपति। आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 53 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन प्रणाली
देखिए साथियों, संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है और यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इन द सेंस, मैंने पहले क्या बताया था आपको कि सरकार द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, इसलिए यह कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संविधान का अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था बताई गई है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल होता है और जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है या राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेना चाहता है, उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। पहले यह संख्या कम हुआ करती थी, यह लगभग 20-20 के करीब हुआ करती थी। वर्तमान में यह संख्या 50 कर दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 55 में निर्वाचन प्रणाली के बारे में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली से तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक मत प्रणाली के माध्यम से होता है। समानुपातिक मत प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें अगर मान के चलिए कि 4 उम्मीदवार खड़े हैं तो चारों उम्मीदवार को अपने पसंद के वरीयता क्रम के अनुसार एक व्यक्ति मत डालता है और उन्हीं वरीयता क्रम की मत मूल्य निकालने के पश्चात राष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न कराया जाता है। याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पद ग्रहण की सीमाएं। अनुच्छेद 56 में बताया गया, संविधान के अनुच्छेद 56 में पद ग्रहण की सीमाएं बताई गई है। पद ग्रहण की सीमाएं यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु जब तक राष्ट्रपति पद का नया उत्तराधिकारी नहीं चुन के आ जाता तब तक राष्ट्रपति अपने पद से पदमुक्त नहीं होता। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक राष्ट्रपति अपना पद त्याग नहीं सकता। ऐसा इसलिए होता है कि राज अंतराल ना हो, इस कारण से यह व्यवस्था की गई है। हालांकि राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के पदमुक्त होने के पूर्व ही संपन्न करा लिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता बताई गई। योग्यता से आशय है कि कौन कौन सी बातें राष्ट्रपति में होनी चाहिए। पहली बात कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। दूसरी बात कि वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तीसरी बात कि वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। चौथी बात यह है कि वह भारत का नागरिक हो। देखिए, पहली योग्यता यह है कि भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरा लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और चौथा किसी भी प्रकार से लाभ के पद पर न हो। यदि राष्ट्रपति किसी संघ शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल में है तो वह मंत्रिमंडल का सदस्य होने के बावजूद लाभ के पद की श्रेणी में उसका पद नहीं आता। याद रखिए। तो योग्यता हो गई। राष्ट्रपति पर महाभियोग। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि महाभियोग कब चलाया जाता है। महाभियोग राष्ट्रपति पर तब चलाया जाता है जब कभी संसद का कोई भी सदन यह पाता है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण कर दिया गया है। उस परिस्थिति में जिस सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा रहा है उसके 1/4 सदस्य द्वारा महाभियोग लगाया जाता है और तब 2/3 सदस्य द्वारा उनका अनुमोदन किया जाता है। तब जाकर वह, जैसे लोकसभा द्वारा अगर चलाया गया तो वह उसके 1/4 सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए कहेंगे, 2/3 सदस्य उसका अनुमोदन करेंगे। जब यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो वह प्रक्रिया वह दूसरे सदन में या राज्यसभा में भेजी जाती है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि लोकसभा में ही महाभियोग चले। महाभियोग किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। यह क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिए कि
राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन द्वारा चलाया जाता है? तो याद रखिए साथियों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा संसद के किसी भी सदन द्वारा चलाया जा सकता है, लेकिन जब एक सदन द्वारा महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाया जाता है तो दूसरे सदन को यह समय दिया जाता है कि वह उस महाभियोग की जांच करे, और जब वह महाभियोग की जांच करता है उस दरमियान अगर वह 2/3 सदस्यों से वहां पर भी पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाभियोग केवल राष्ट्रपति के पद पर चलता है, न कि राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त व्यक्ति पर महाभियोग चलता है। अगर महाभियोग की प्रक्रिया से पूर्व ही राष्ट्रपति पद पर नियुक्त व्यक्ति अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, उस परिस्थिति में महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी। याद रखिए साथियों कि राष्ट्रपति के पद पर महाभियोग चलता है, न कि राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त व्यक्ति पर महाभियोग चलता है। वो भी किस कंडीशन में? यदि वह संविधान का अतिक्रमण करता हो, उस परिस्थिति में। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के पास वैसे तो बहुत सारी शक्तियां होती है, लेकिन हमें कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां देखना है, जैसे विधायी शक्तियां हो गई, कार्यपालिका शक्ति हो गई, सैन्य शक्ति हो गई, क्षमादान की शक्ति हो गई, वीटो पावर। ये सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास सुरक्षित होती है, वह इन शक्तियों का उपयोग कर सकता है। इसके विषय में हम विस्तार से अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक बना रह सकता है या कब पद त्याग कर सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा को देता है या देना होता है। यह ऐसी कार्यप्रणाली है। दूसरी बात कि यदि वह संविधान का अतिक्रमण करता हो, यानी संविधान के विरुद्ध जाता हो, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग चलाकर मुक्त किया जा सकता है। साथियों, ऐसी ही राष्ट्रपति के पास अन्य शक्तियां भी है, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। एमपीपीएससी की निःशुल्क तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल श्यामलाल चौधरी के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।